पास बेटा एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर। हम कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया की सबसे एशियन इंडस्ट्री के अंदर आती है। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल प्लांट या मिल हमारी लगी 1854 के अंदर गुजरात महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र और मुंबई इज नॉन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ। मुंबई को हम कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये हमें पता है कि कॉटन जो है वो बेस्ट ग्रो करती है ब्लैक सॉइल में और वहां पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल है अच्छी किस्म की। वी प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन इन आवर कंट्री। हमारे देश में दुनिया की बेहतरीन किस्म की कपास का उत्पादन होता है और नो डाउट इकोनॉमी के अंदर ये सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो जीडीपी में 4% इंक्रीजिंग रेट से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हो रहा है, यानी कि हर साल जो है वो 4% का इंक्रीज हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। जबकि अदर सेक्टर्स जो हैं उसमें कोरोना काल में रिवर्स आया है, उसमें प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आया है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है चाहे सर्विस सेक्टर है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो अगर पिछले 10 साल की बात करें तो जैसे जैसे टेक्निक डेवलप हो रही है वैसे वैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हो रहा है। कॉटन इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि कपास के गांठों को इकट्ठा करने से लेकर कपड़े तैयार करने तक सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एक ही छत के नीचे हो जाता है। इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले कॉटन जो बॉल्स होती हैं उसके अंदर से जो बीज होता है, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बिनोले कहते हैं, कॉटन सीड्स को अलग किया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के जरिए कपास से धागा तैयार होता है। धागा तैयार के बाद तैयार करने के बाद उसको बुनेंगे धागे को और फिर एक अच्छा कपड़ा तैयार होता है और उसको फिर कपड़ों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। धान तैयार होगा और धान तैयार करने के बाद उसको स्टिच क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। Almost 3.5 million people are engaged in cotton textile industry. ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग हमारे 35 लाख से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, काम करने वाले हैं। एग्रो बेस्ड है, क्लाइमेट का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये हमारा टर्म 2 का है चैप्टर, तो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका टर्म 2 के अंदर। इस टॉपिक पे से हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाई मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो बेसिकली 3 रीजंस आर देयर। पहला, क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां पर कॉटन का कपड़ा तैयार होता है तो हमें ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ताकि धागा सूखे नहीं। जब सूख जाएगा तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तो कॉटन ग्रो ज्यादा करती है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, कपास की पैदावार ज्यादा है। इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रीज वहां पर एस्टैब्लिश होती है जहां पर उनका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो अगर गुजरात महाराष्ट्र में अवेलेबल है तो इंडस्ट्री भी वहीं होगी, पहला कारण। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड स्किल्ड लेबर, वहां पर जिस एरिया में जो काम होता है उसकी लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड वहां पर अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि अगर हमें गारमेंट्स खरीदने हैं हम पानी पर जाएंगे, अगर हम ये सोचें कि बहादुरगढ़ के अंदर कारपेट मिल जाए तो उस क्वालिटी के कारपेट हमें नहीं मिलेंगे। अगर हमें हौजी के या वुलन क्लॉथ्स खरीदने हैं वी विल मूव टू लुधियाना कि वहां पर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। अगर हम ये सोचें कि रोहतक शहर के अंदर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के वुलन अवेलेबल हो जाएंगे तो हमें अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे ही जो कॉटन इंडस्ट्री है बेस्ट क्वालिटी हमारी वहां पर अवेलेबल, वर्कर्स भी हमारे वहां पर अवेलेबल होंगे, वो भी चीप पे अवेलेबल होगी हमें, इसलिए भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो वहां पर है गुजरात में। तीसरा, मोस्टली जो हम अपना धागा है कॉटन जिससे बनता है कपड़ा, वो धागा हम एक्सपोर्ट करते हैं और गुजरात और महाराष्ट्र पोर्ट्स एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं हमारे, वहां से एक्सपोर्ट करना आसान होता है। ये तो अगर 3 मार्कर में आता है आपका तो उसके लिए। अगर 5 मार्कर में आ जाए या आपको ज्यादा लिखना हो ताकि एग्जामिनर को ये दे कि इस बच्चे को सब कुछ आता हो, तो अगर सब्जेक्टिव पेपर हो तो स्कूल में ना चेक हो, बाहर ही चेक हो,
लिखेंगे उतने ही आपके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट कि वहां पर मार्केट अवेलेबल है, कोई भी चीज जहां पर लार्ज क्वांटिटी में बनती है, इसका मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो वहां पर इजीली अवेलेबल होगी, तो मार्केट आपको वहां पर मिलेगी। अगर आपको एक कंपनी से कोई डील नहीं समझ में आ रही है तो आप किसी और कंपनी से उसी एरिया में उस डील को कर सकते हैं, इजीली आपको वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सेकंड आता है बेटा हमारा जूट। जूट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। अगर जूट की बात करें, जूट के उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है आफ्टर बांग्लादेश। नंबर 1 के ऊपर आता है बांग्लादेश और नंबर 2 पे आता है भारत। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिपेंडेंस से पहले भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारा 70% जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो चला गया बांग्लादेश के पास। एट दैट टाइम इट वाज नॉट बांग्लादेश, इट वाज ईस्टर्न पाकिस्तान, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वो 1971 में जब बाद हुआ तो बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अदरवाइज पाकिस्तान को दो हिस्से मिले थे, एक तो जो अभी पाकिस्तान है वो वाला हिस्सा और दूसरा जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसमें से अब तक लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो हमारे देश में माइग्रेंट्स के रूप में आ चुके हैं, इलीगल तरीके से हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, जिसे हम रोहिंग्या के नाम से जानते हैं। 70% जो प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो हमारा वहां पर चला गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई आवर जूट इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन द बेसिन ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर के किनारे ही हमारा जूट इंडस्ट्रीज क्यों है? पहला, जूट इज नॉन एज गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। दूसरी बात, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश। और तीसरा, जूट प्रोडक्शन के लिए रिच एल्यूवियल सॉइल की जरूरत होती है। अगर अभी आप इस समय न्यूज़ देखते हो तो आप देखेंगे इंडिया के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बेसिकली बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, जहां से गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां निकलती हैं, वहां पर बाढ़ आई हुई है, जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर वो एरिया जहां पर हर साल बाढ़ आती है वहां रिच एल्यूवियल सॉइल अवेलेबल है, और जूट प्रोडक्शन के लिए हमें रिच एल्यूवियल सॉइल की जरूरत है। अगर एल्यूवियल सॉइल का हम यहाँ पर सोचे जूट उगाने की तो जूट की पैदावार तो हो जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसी कि वहां पर है। इसीलिए जो हुगली रिवर है वहां या वेस्ट बंगाल के अंदर हर साल बाढ़ आती है, और उस बाढ़ की वजह से रिच एल्यूवियल सॉइल अवेलेबल है, जो कि जूट प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। जूट का इस्तेमाल पहले गनी बैग्स बनाने के लिए, बोरियां बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट हम जूट का इस्तेमाल करते हैं फैशनेबल आइटम्स, कपड़े, बैग्स, इवन की अब तो सूट लेंथ भी आती है जूट में, बिकॉज इट इज मोस्ट फेवरेबल क्लॉथ फॉर समर एज वेल एज विंटर। गर्मी और सर्दी दोनों में ये अच्छा रहता है कपड़ा पहनने के लिए। तो अब रेमंड्स की जूट रेंज आई हुई है जिसमें कि आप जो है सूट लेंथ में मार सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्निक चेंज हो रही है, यूज भी चेंज हो रहा है। क्योंकि अब गनी बैग्स की जगह पहले चीनी की बोरी आती थी, वो जूट का बैग होता था, या गेहूं की जो बोरी आती थी वो जूट की बनी होती थी, अब वो प्लास्टिक की है, चेंज हो गया, आर्टिफिशियल फाइबर का इस्तेमाल करने लगे हम। लेकिन जूट का इस्तेमाल और चीजों में बढ़ गया, डेकोरेशन के लिए आइटम्स आती हैं जूट की बनी हुई, कपड़े जूट के मिलते हैं, उसके अलावा बैग्स जूट के मिलते हैं, पायदान के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है, मंदिरों में जहाँ पर लंगर वगैरह लगता है, कारपेट्स जूट का बनता है। तो मल्टीपल यूजेस आर देयर, इसीलिए जूट की डिमांड बढ़ती है। कुछ समय पहले तक ऐसा था कि जूट की डिमांड कम हो गई थी। ये थीम आकर हमारा क्वेश्चन बनता है कि जूट की डिमांड के कम होने के क्या कारण थे। 2005 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की, इसके अनुसार जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फोकस किया गया। जूट इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कारण क्या है?
नदियां ज्यादा होंगी वहां पर, और प्राकृतिक नदियां, एक है नहरें जो हमने बनाई, जो हमारे शहर से भी गुजरती है, और एक है नेचुरल रिवर जो हिमालयन रिवर्स है, उनका फ्लो बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाती है वो जब बारिश का मौसम आता है, तो विस्तार बढ़ जाता है, विस्तार ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। लेकिन नदी अपने साथ मिट्टी भर कर लाई और वो दूध के लिए अच्छी है, इसीलिए जिस एरिया में ज्यादा बाढ़ आएगी वहां पे ये अवेलेबल होगा। तीसरा, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए जूट की को ग्रो करने के लिए, और वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। वेस्ट बंगाल का जो एरिया है गर्मी ज्यादा पड़ती है, चिपचिपा मौसम रहता है, कोस्टल एरिया है वो, इसीलिए भी जूट प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा है, तो इंडस्ट्री भी वहीं पर ही अवेलेबल होगी। अगर हम बात करें तो हुगली नदी के किनारे लगभग 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर भी हमारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर जूट का इस्तेमाल अलग-अलग आइटम्स को बनाने में किया जाता है। तो वैसे प्रोडक्शन तो यहाँ पर बाढ़ आई वहां पर, लेकिन हुगली के किनारे अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर के एरिया में हमारा जूट प्रोडक्शन होता है, या इंडस्ट्रीज है जहां पर भी जूट के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। 2005 में एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई कि जूट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। बीच में एक ऐसा टाइम आया जब हमने आर्टिफिशियल फाइबर या प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हम फिर से कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं बिल्कुल बंद हो जाएंगी, थर्मोकोल की शीट्स बंद हो जाएंगी। आप में से कभी किसी ने पत्तल पे खाना खाया है? वो जो पत्तों की बनी हुई होती थी, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। थर्मोकोल की शीट्स जो है वो पॉल्यूशन करती हैं, उनको वेस्ट करें जलाएंगे तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा, उनको जमीन के अंदर दबाएंगे तो लैंड पॉल्यूशन होगा। इसीलिए फिर से हम लोग किन चीजों पर आ रहे हैं, नेचुरल चीजों के ऊपर। तो जूट का इस्तेमाल करने से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम इतने बड़े जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाले देश हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, इसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव वे में करें, बैग्स या डिजाइनर आइटम्स बनाएं। ठीक है, हम बोरियां नहीं बना सकते क्योंकि चीनी खराब हो जाएगी जूट के बैग के अंदर, गेहूं खराब हो जाएगा, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम दूसरे तरीके से करेंगे, जो ट्रेंड में है वो चीजें अगर हम जूट की बनाकर बेचते हैं तो नो डाउट उससे इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होएगा। हम एक्सपोर्ट करें उन चीजों को बनाकर और उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, ये मेनली 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें कई बार आ चुका है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। हाय, शुगर इंडस्ट्री, कुछ मीठा हो जाए, कोई भी शुरुआत करें कुछ मीठा हो जाए। आई डोंट थिंक सो कैडबरी पूरे वर्ल्ड में चॉकलेट्स बेचता है, डेयरी मिल्क कैडबरी का ब्रांड है, नो डाउट वो पूरी दुनिया में चॉकलेट्स बेचते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इन एनी अदर कंट्री वो इस तरह का ऐड देते होंगे कि कुछ मीठा हो जाए। दुनिया के किसी भी और देश में वो इस तरह से ऐड देते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर है अच्छे काम की शुरुआत किससे होती है, मीठे से। मीठे से होती है। आप घर से बाहर जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, पेपर देने के लिए, मम्मी कहेगी कुछ मीठा खा के जाओ, पेपर अच्छा होएगा, अड़ोसी पड़ोसी अच्छा पढ़ के आएंगे ना, कल बढ़िया करवाएंगे। तो sugar, India is the second largest producer of sugar cane after Brazil. सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन या चीनी का उत्पादन होता है ब्राजील में, और सेकंड नंबर पर आते हैं हम इंडिया। एंड स्टार्टिंग में जब शुगर इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी तो वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हुई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी शुगर इंडस्ट्री सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी। क्यों? क्योंकि गन्ने की पैदावार वहां पर ज्यादा होती है। We are the most या largest consumers of sugar, second largest producer of sugar, but largest consumer of sugar। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी भारत में खाई जाती है। गन्ने का इस्तेमाल न केवल चीनी, गुड़, खांडसारी, शक्कर, बूरा, इन सब चीजों को बनाने के लिए भी किया जाता है, और हम एक्सपोर्ट करते हैं चीनी को। हमारे एक्सपोर्ट में हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें ना कि हर साल 4% का इंक्रीज
हमारा मोस्टली जो ऑरेंज है एक्सपोर्ट होता है, संतरा हम लोग क्यों खाते हैं, जो मिक्स ब्रीड है जिसका फायदा नहीं है। हमारी वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होती है, हमारा अनार एक्सपोर्ट होता है, हमारे ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं, केसर की खेती हमारे यहाँ पर होती है। और 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 2 लाख रुपए तक का केसर का उत्पादन होता है। 1 हेक्टेयर के अंदर जम्मू में कुछ लिमिटेड जगह है जहाँ पर केसर की खेती की जाती है, लगभग 2 लाख रुपए का केसर उगाया जाता है। लेकिन 1 किलो केसर के लिए लगभग 75,000 किलो फूल लगते हैं, तब जाकर उसमें से 1 किलो केसर निकलता है। नो डाउट इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस, दुनिया का सबसे महंगा स्पाइसेस है केसर। ये लगभग 300 रुपए में 1 ग्राम आता है। 300 रुपए में 1 ग्राम, यानी कि ये सोने से भी कई गुना ज्यादा महंगा है। मेडिसिन वैल्यू इसकी ज्यादा है और इसका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करते हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर करते हैं और दवाइयों के लिए भी करते हैं। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उससे हम अर्न कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ताकि इनकम को ज्यादा बढ़ाया जा सके। एक कारण ये भी कि कोई किसान ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को किसान ही बनाना चाहता हूँ, वो कहता है जमीन में पैदावार तो होती नहीं, सरकार का कोई सपोर्ट मिलता नहीं। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इंडिया इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को छोड़कर हम भाग रहे हैं सर्विस सेक्टर की तरफ। सर्विस सेक्टर की बजाय अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट तेजी से होगा। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, लैंड साइज जो है कम है। क्लास में कितने बच्चे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू विलेज, बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर के पास 20 एकड़ जमीन है, विशाल एक मात्र बच्चा ऐसा है। और कितने ऐसे हैं जिनके पास 2-3 एकड़ तो है ही, 1 किला, 1, 2, 3 किले तक कितने होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन हम 1, 2, 3 एकड़ वाले किसानों को छोटा किसान मानते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती। वो अलग बात है कि हम खेती ना करके जॉब में चले गए और अपनी जमीन को हम लीज पर दे देते हैं कि वो 1 साल के लिए कोई और उस पर खेती करेगा, उसके बदले वो हमें पैसा देगा। लेकिन अगर हमें उस पर सर्वाइव करना पड़ जाए तो लैंड साइज इतना छोटा है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर टेक्निक्स डेवलप हो जाती हैं, अच्छी टेक्निक्स एग्रीकल्चर के हमारे पास आ जाती हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो शुगर इज, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। शुगर इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। अर्लियर शुगर इंडस्ट्री वाज डेवलप्ड इन द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। यूपी के अंदर हमारी सबसे पुरानी शुगर मिल्स है। सबसे पहले शुगर मिल्स की शुरुआत पब्लिक सेक्टर से हुई थी, यानी कि सरकार ने इनको एस्टैब्लिश किया था। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज है और कभी भी देखिएगा चीनी के दाम कभी भी 100 रुपए किलो नहीं होते हैं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज के अंदर आती है। मोस्टली शुगर के प्राइसेस जो हैं वो 30 to 45 के बीच में रहते हैं। नो डाउट इन इंडिया वी प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी शुगर। अगर आप रिलायंस पे जाएं तो आपको 190 रुपए किलो की भी चीनी मिल जाएगी, 120 रुपए किलो की भी चीनी मिल जाएगी। लेकिन नॉर्मल मार्केट में हमें मोस्टली 30 से 40 रुपए के बीच में चीनी अवेलेबल होती है, क्योंकि इट्स प्राइस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज है, नमक और चीनी, तो सरकार उनके दामों को कंट्रोल रखती है। ये जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, आपके लेसन में ऐसा नहीं है। यस, हमारा इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई आवर sugar industry is shifting from northern states to southern states। हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है, कारण क्या है। एक तो ये 1 साल में तैयार होने वाली फसल है, गन्ना 1 साल में तैयार होता है, बाकी सारी फसलें जो है वो 4 महीने का क्रॉपिंग पैटर्न है, 4 महीने में तैयार हो जाती है। 8 महीने में कपास की फसल तैयार होती है, गेहूं की फसल 4 से 5 महीने में, चावल की फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। लेकिन गन्ना पूरा 1 साल चलता है। ये सर्दियों की फसल है, नवंबर
लेकिन अभी हम किस पे फोकस करेंगे ना, शुगर। यस, उसका कारण है बेटा कि जो गन्ना साउथ के अंदर उगाया जाता है उसके अंदर सुक्रोज ज्यादा होता है। अब सुक्रोज मीन शुगर जूस, गन्ने का जो जूस निकलता है। दक्षिण भारत में जो गन्ना उगाया जाता है उसकी क्वांटिटी जो उसमें गन्ना का रस जो ज्यादा, सुक्रोज ज्यादा होता है। तो एज अ रिजल्ट उसी जमीन के ऊपर आपको ज्यादा रस वाला गन्ना जब मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। दूसरा, जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हमारे प्लांट्स लगाए गए थे वो इंडिपेंडेंस टाइम